नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा की तैयारी में लग गया है। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। जनवरी के बाद ये परीक्षा कभी भी हो सकती है, तो 3 महीने आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये 3 महीने अगर आपने ठीक से मेहनत करके इसको बिता लिया तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इस बार नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। पिछली बार अगर आपने आवेदन किया था और परीक्षा नहीं दे पाए थे या किसी भी कारण से क्रैक नहीं हो पाई थी ये परीक्षा, तो इस बार क्रैक करने का एक गोल्डन चांस आपके पास है। और डेफिनेटली बहुत सारे इसमें जो बहुत अच्छे स्कॉलर रहे होंगे उनका चयन भी कहीं और हो चुका होगा। तो मतलब ये कि इसमें प्रतियोगिता का स्तर भी पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें, जो परीक्षा होगी उसमें कुल मिला के 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। कितना? 2 आवर। और 300 अंकों की परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार 50% थी। इस बार देखते हैं कि कुछ चेंज होता है या नहीं होता है। 150 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। कुल कितने समय में? 2 घंटे में। प्रश्न कितने होंगे? तो हिंदी से 50 प्रश्न होंगे, रीजनिंग से 50 प्रश्न होंगे और सामान्य जानकारी जीएस से 50 प्रश्न होंगे। तो 3 टॉपिक आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो मॉडल पेपर नंबर 3 है, ये पेपर बिल्कुल टू दी पॉइंट है और सिलेबस के मुताबिक है। एग्जाम में कुछ प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो ये एग्जाम में छपने वाले प्रश्न आप मान सकते हैं। तो इसकी पूरी तैयारी आपको करनी चाहिए और नियमित रूप से जुड़े रहिए हमारे चैनल से। यहाँ पर आपको प्रतिदिन मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके आप एक प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि वीडियो परीक्षा में से ही लिया गया है, 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर के प्रश्नों को भी आपको हल करना ही पड़ेगा एग्जाम में। तो कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं उसको भी आप लोग देखते हुए मतलब अपनी तैयारी को ध्यान में रखिए। और देखिए यहाँ पर जो सही जवाब है वो है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? डिस्क क्लीनअप, विंडोज, डिस्क डेफ्रैगमेंटर। तो सही जवाब इसका क्या बनेगा? ऑप्शन डी, यानी कि विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, उसे कहेंगे यहाँ पर अटैक सरफेस। क्या कहेंगे उसे? अटैक सरफेस। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। होता है ना, जो वायरस होते हैं और जिस प्रकार से आपके कंप्यूटर को हैक करने का कोशिश किया जाता है वायरस के माध्यम से, उसे कहते हैं अटैक सरफेस। उत्तर प्रदेश का बजट 2022-23 पिछले बजट से कितना प्रतिशत अधिक रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का जो बजट 2022-23 था वो बजट 2021-22 से कितना प्रतिशत अधिक रहा? बजट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, यूपी का बजट। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको एक बार जाके अभी देख लीजिए। ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? जी हाँ, ऑप्शन सी 11.86%। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप यहाँ पर भी याद रखिए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ही लिए जाएं। जैसे कि 26 मई 2022 को यूपी का बजट पेश किया गया था। किसने पेश किया था? उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने। ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट था। इसका आकार कितना था? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ की परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न कि 2017 की परीक्षा में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के बजट का कुल आकार कितना था। बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं दे पाए थे। तो रट लेना कि 2022-23 का जो यूपी का बजट था उसका आकार है यहाँ पर 6,15,518.97 करोड़ रुपए। जबकि जो पिछला बजट था 2021-22 का, उसका आकार कितना था? 5,50,270.78 करोड़ रुपए। तो दोनों आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत दर्शाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96% दर्शाया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा कितना दिखाया गया था? तो 81,177.97 करोड़ रुपए का दिखाया गया था, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96% था। अगला क्वेश्चन देखिए,
बताइए कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस का दूसरा अध्याय कौन सा है? तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि उसमें कितने कांड हैं? कांड बताइए, और क्रम से बता सकें तो बहुत बेहतर बात है। रामचरितमानस का जो दूसरा अध्याय है, पहला अध्याय तो बाल कांड है, दूसरा है अयोध्या कांड। ठीक है, पिछली बार क्या पूछा गया था कि सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, रामचरितमानस का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, ये पूछा गया था। और इन्हीं दोनों में से एक इसका उत्तर था, तो बता सकते हैं आप, अगर आप जानते हैं तो बताइए। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? आम के उत्पादन में यूपी का स्थान पहला है, प्रथम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको बता दें कि पूरे भारत में जितना आम पैदा होता है उसका 23.47% केवल यूपी में पैदा हो जाता है। और विश्व भर में भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। यहाँ से आम की लगभग 1000 वेराइटीज़ दुनिया भर में भेजी जाती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये मिलेगा आपको चंदौली में, ऑप्शन सी करेक्ट है। दो बिंदु आपको बताता हूँ, दोनों आप याद रखिएगा। देखो, एक तो ये कि चंदौली में स्थित है आपका यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार, और अगर प्रश्न ये आएगा कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है जिम कॉर्बेट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में था, और अब ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। 1936 में इसे लुप्त प्राय बंगाल विभाग की रक्षा के लिए, यानी जो बंगाल टाइगर है उसकी रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में इसे बनाया गया था। ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बता सकते हैं? ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किससे है, बताओ? तो दोस्तों, ठाकुर भीकम सिंह बजाते हैं मृदंग, ऑप्शन ए करेक्ट है, मृदंग। ठीक है, और मृदंग बजाने वाले जो अन्य कलाकार हैं उनमें जगदीश सिंह और पालधार रघु का भी नाम आता है। ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, पालधार रघु, ये तीनों लोग जो हैं ये मृदंग के कलाकार हैं। उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? यूपी का जो सेंसस है 2011 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 20.22% रही थी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, रट लेना इसको। यूपी का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 माना गया था, और ये भी था कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 था। दोनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसको भी। किस लोकगीत का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? चैती, विरहा, गजरी, मंगला गौरी गीत। तो इसमें जो मंगला गौरी गीत है फ्रेंड्स, इसका संबंध कहाँ से है? तो मंगला गौरी गीत का संबंध जो है महाराष्ट्र से है, बाकी तो सब यूपी से ही हैं, तो ये आप रट लेना, इंपॉर्टेंट है। और देखो, मंगला गौरी गीत, नागपंचमी गीत, मछुआरे और जनजाति गीत, ढप और डांडिया गीत, ये सभी जो हैं कहाँ से हैं? तो ये सभी महाराष्ट्र के लोकगीत हैं। दीप शिखा कविता संग्रह है, एक किताब है, उसका नाम है दीप शिखा, किसने लिखा है? तो दोस्तों, दीप शिखा की रचयिता मानी जाएंगी महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट है। और महादेवी वर्मा को उनकी एक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, उसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, आपको बता दें सबसे पहले दीपशिखा के बारे में कि दीपशिखा महादेवी वर्मा का 5वां कविता संग्रह है। इसका प्रकाशन 1942 में हुआ था, और 1936 से 1942 तक के गीत इसमें लिखे गए हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना के लिए? तो अगर आपने गेस किया है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, यामा के लिए मिला था। कब मिला था? तो मिला था 1982 में, 27 अप्रैल का दिन था, 27 अप्रैल 1982 को यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसी के लिए 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, और यामा के लिए ही 1988 में पद्म विभूषण और 1956 में पद्म विभूषण मिला था। यानी कि बहुत शानदार रचना है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर। ये बताइए कि राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर मिलेगा आपको? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, यूपी में जितने भी संस्थान हैं उनमें से एक प्रश्न आपका पक्का रहता है,
तो उसको भी आप लोग देखते रहिए। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र ये स्थित है कहाँ पर दोस्तों? तो इसका आंसर बनेगा गाजियाबाद। गाजियाबाद में 2 संस्थान हैं जो कि आपको रटे हुए होने चाहिए। एक तो आपका ये हो गया राष्ट्रीय जैव विकास उर्वरक केंद्र, और दूसरा कौन सा है? तो कपड़ा अनुसंधान संस्थान। दोनों कहाँ पर हैं? गाजियाबाद में है। एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में स्थित है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आजकल बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश का शासन क्षेत्र कहाँ पर था, यानी कि चोल वंश जो था वो कहाँ पर शासन करता था। तो फ्रेंड्स देखिए, जो चोल वंश है ना, इसका शासन दक्षिण भारत में था। ठीक है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार, यहाँ पर देखो भूमि की कोटियों के नाम दिए गए हैं। तो किस कोटि को किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था? तो ये था साला भोग, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चोल वंश में जो जमीन किसी विद्यालय को दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे साला भोग। पाठशाला भोग याद रखना तो याद रहेगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्या हुआ था यहाँ पर? गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, तो ये तो गलत है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? ये सारनाथ में हुआ था, निर्माण कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, गौतम को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? निरंजना नदी के तट पर बोध गया। तो ऑप्शन बी का 20 का बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी पी मित्रा के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। और अनुशीलन समिति की स्थापना हुई कब थी? तो 24 मार्च 1902 में। पी मित्रा का नाम था प्रमथ नाथ मित्रा। ठीक है, और अनुशीलन समिति जब बनाया था पी मित्रा ने, तो उनके साथ अरविंदो भी थे, देशबंधु चित्तरंजन दास थे, सुरेंद्रनाथ टैगोर थे, जतीन्द्रनाथ बनर्जी थे, बाघा जतिन थे, भूपेंद्र नाथ दत्ता थे, और वारेंद्र घोष जैसे लोग भी जुड़े हुए थे। क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? अच्छा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या फिर दक्षिण क्षेत्र? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र। दिलीप ट्रॉफी 2022 के फाइनल में पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को कुल 294 रनों से हराकर 19वीं बार यह जीत हासिल की थी। नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? 13वां भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की का वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। तो इसका उद्घाटन किया था धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और इसकी एक थीम भी थी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहाँ पर खोला गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसका उत्तर है ग्रेटर नोएडा में। 31 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, रट लेना। अच्छा, एक बात और रट लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विनायक गोडसे का नाम, विनायक गोडसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लगातार 12वें साल टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, ये भी याद रखना। तीसरे स्थान पर कौन है? स्वीडन है। तो ये तीनों देश हो गए जो कि टॉप पर रहे। भारत का स्थान 40वां है, और भारत जो था 2021 में 46वें स्थान पर था, तो 6 अंक ऊपर आया है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आपके लिए होमवर्क का एक प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको आप लोग आंसर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में संतरा उत्पादन से संबंधित जो शहर है कौन सा है? तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन है, और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको सबसे अच्छे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।